Assalamualaikum students, hope so all of you are fine. Today we will discuss about metabolic fats of nutrients in heterotrophs. यानी कि हेटरोट्रोप्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। अगर मैं हेटरोट्रोप्स की बात करूं तो जितने भी हेटरोट्रोप्स हैं यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं और एक को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो का मीनिंग होता है, आपने अपने माइंड में ये रख लेना, छोटा, इल्म होगा, आपको नॉलेज होगा इसके बारे में। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में, स्मॉल क्वांटिटी में हेटरोट्रोफ्स के अंदर मौजूद हो, यानी कि विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कम मिकदार में, क्वांटिटीज़ प्रेजेंट इन हेटरोट्रोफ्स के अंदर मौजूद हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। उसके अलावा अगर मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है, जो लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हम भी हेटरोट्रोफ्स ही हैं ना, जो हम दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक, लार्ज क्वांटिटीज़ प्रेजेंट इन हेटरोट्रोफ्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो हम इनके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के हेटरोट्रोफ्स के अंदर, जो ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद तो होती है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कैलोरीज़ के बारे में बताता चलूँ। बेसिकली कैलोरीज़ क्या चीज़ होती है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो कैलोरीज़ की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। कैलोरीज हम कहते किसको है? कैलोरीज़ ऐसी एनर्जी होती है, यानी कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी की वो मिकदार, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होती है, किस लिए रिक्वायर्ड होती है? राइज दी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, राइज टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है, किस लिए? राइज टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। किस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक वाटर को लिया, यानी कि बॉयल के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर आपने पानी को लिया, उसको आपने बॉयल कर लिया 20 डिग्री सेल्सियस तक। अब 20 से 21 तक जाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है ना, 20 से 21 तक जाने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होगी हम उसको कैलोरीज़ का नाम देंगे, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है हम उसको कैलोरीज़ का नाम देते हैं। अब बेसिकली कैलोरीज़ और कैलोरी ये दो होते हैं, एक को स्मॉल सी से लिखते हैं कैलोरीज़, और एक होता है कैपिटल सी से। हम मोस्टली ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है हम उसको किलो कैलोरीज़ के एतबार से हम डोनेट करते हैं, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज़ मेजर करनी होगी, किसी भी चीज़ की ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी को मेजर करना होगा तो हम किलो कैलोरीज़ की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो इनके अंदर बेसिकल डिफरेंस क्या है? सी जो है ये सिंपल कैलोरी जो है ये कैलोरी है, ठीक है, यानी कि ये किलो कैलोरी नहीं है, ये 1 कैलोरी है। और अगर हम कैपिटल सी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? 1000 कैलोरीज़ है। लेकिन बस इसका ये डिफरेंस, ये 1 कैलोरी है, अगर कैपिटल सी लिखेंगे तो उसका मतलब है 1000 कैलोरीज़ या 1K कैलोरीज़। तो आप इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये था कैलोरीज़। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर। हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हम 4th सेमेस्टर हमारा स्टार्ट है।
तो उसके बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के बारे में, और उसके अलावा प्रोटीन्स के बारे में। और इसके अलावा हम पीछे बॉटनी के लेक्चर्स के अंदर भी हम ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है हमारी बुक के अंदर दिया गया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ होती हैं, लिपिड्स क्या चीज़ होती हैं, और प्रोटीन्स क्या चीज़ होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो जो आप ये कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हेटरोट्रोफ्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट मेजर न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर बहुत से इफेक्ट, बहुत से डिजीज़ काज कर सकती है। और ये हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, इसका जो मेजर सोर्स है वो कौन सी चीज़ है, वो प्लांट्स है। हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। यानी जितनी भी हम सब्जियां वगैरह खाते हैं उनके अंदर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, ये मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जो हम ये इनके 3 टाइप्स जो हैं पढ़ते आए हैं हम, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या है, ये सिंपल शुगर्स ही है जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट से हम ये लेते हैं ना, तो प्लांट्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इनके जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या चीज़ है, सेलुलोज। सेलुलोज, अब बेसिकली सेलुलोज क्या है, सेलुलोज ये ऐसा प्लांट है, यानी कि प्लांट्स का वो पार्ट है जो जिसको हमारी बॉडी जो है वो इंजेस्ट ही नहीं करती। कोई भी हेटरोट्रोफ्स की बॉडी इंजेस्ट नहीं करती, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। इसको हम दूसरा नाम क्या नाम देते हैं, हम इसको डाइटरी फाइबर्स का नाम देते हैं, डाइटरी फाइबर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये सेलुलोज क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कोलन कैंसर का नाम देते हैं, ठीक है, कैंसर ऑफ कोलन का नाम देते हैं, कैंसर ऑफ कोलन का नाम देते हैं। ये उससे हमें प्रिवेंट करता है। अब कैसे प्रिवेंट करता है, बेसिकली जो हम खुराक खाते हैं ये सेलुलोज क्या करता है कि उसको एलिमेंट्री कनाल के अंदर जाने के अंदर उसकी स्पीड को तेज़ कर देता है, यानी कि हमारी बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट कर ले हमारे जो फूड खाते हैं। अब ये कैंसर ऑफ कोलन को कैसे रिड्यूस करता है। अब बेसिकली जो कैंसर है कोलन का, ये कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, ठीक है। तो ये इस पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये क्या इनके क्लस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, सेल्स के क्लस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे एक सेल्स के क्लस्टर बनते हैं तो वो उसको किस चीज़ की निशानी होती है, वो कैंसर की निशानी होती है। तो ये सेलुलोज क्या करता है, हमें कोलन कैंसर से ये प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। तो इसी वजह से डॉक्टर हजरात कहते हैं कि सलाद को, सैलिड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। ये सलाद जो है, सेलुलोज जो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली ये था एक कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे लिपिड्स की। लिपिड, इसको जो दूसरा नाम जो दिया जाता है उसका नाम है हाईली कॉम्पैक्ट एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट। क्या नाम दिया जाता है इसको, हाईली कॉम्पैक्ट एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट्स। क्या मीन इसका, यानी कि लिपिड जो है बिफोर कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से पहले भी ये हमारी बॉडी के अंदर डबल एनर्जी स्टोर करता है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को 1 ग्राम या 1 kg एनर्जी प्रोवाइड करता है, वहीं पर अगर हम लिपिड से इस्तेमाल करें तो लिपिड जो हमें उसकी दुगनी यानी कि 4 गुना भी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ये लिपिड ऐसे सोर्स हैं। बेसिकली लिपिड्स होते क्या हैं, लिपिड जो है ये ट्राइग्लाइसराइड फैट्स होते हैं। हम क्या नाम देते हैं इनको, फैट्स का नाम देते हैं, चिकनाई का नाम देते हैं ट्राइग्लाइसरोल्स। ट्राइग्लाइसरोल्स, हम ट्राइग्लाइसरोल्स इसको का नाम देते हैं। और बेसिकली किन के अंदर मौजूद होते हैं, ये ऑयल्स, मीट और डाइटरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है ये उनके अंदर फैट्स जो है
मौजूद होता है, ऑयल के अंदर, मीट के अंदर और डाइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑयल, मीट और डाइटरी प्रोडक्ट जो हैं ये लिपिड्स का सबसे मेन एनर्जी सोर्स हैं। यानी कि जो इसके, अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें जहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमें 1 ग्राम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका ट्वाइस यानी कि फिर हमारे जो अंदर लिपिड्स होंगे इसके बजाय वो हमें 9 किलो कैलोरीज भी एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो इसकी ट्वाइस बनती हैं ट्वाइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, हाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, लगी समझ। अब दोबारा फिर इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। यानी कि जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमें 1 ग्राम से जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसी जगह पर लिपिड जो है हमें उसकी डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि 1 ग्राम में से 9 किलो कैलोरीज, ठीक है, ये एनर्जी में प्रोवाइड करते हैं लिपिड जो हैं। अब बेसिकली फैटी एसिड जो हैं, लिपिड जो हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बहुत से हेटेरोट्रोप्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि स्पेसिफिक टाइप्स के जो लिपिड्स हैं, वो इनको रिक्वायर होते हैं अपनी अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर, अब बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। मैनी एनिमल्स, ठीक है, बहुत से हैं इनके अंदर। अब ये फैटी क्या करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, इनके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर, एक्ट एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अब बेसिकली प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें प्रीकर्सर का क्या मतलब है। प्रीकर्सर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो हम किसी भी केमिकल्स के अंदर ऐड करें, किसी भी मिक्सचर के अंदर ऐड करें तो क्या करता है कि एक नया कंपाउंड बना देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीकर्सर कंपाउंड का नाम देते हैं। प्रीकर्सर हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम अगर उसको किसी भी मिक्सचर के अंदर ऐड कर दें तो वो क्या बना देगा, हमें एक नया कंपाउंड बना देगा। अब इसी तरह बहुत से एनिमल्स के अंदर ये जो फैटी एसिड्स होते हैं एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करके ये सिंथेसिस करते हैं किसकी? स्टीरोल्स की ये क्या कर देते हैं? सिंथेसिस कर देते हैं। अब स्टीरोल्स की सिंथेसिस करते हैं जो क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल को बनने के अंदर मदद देता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल्स को। अब स्टीरोल ने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल को मदद की। और स्टीरोल जो है आल्सो रिक्वायर होता है स्टीरॉयड हार्मोन के लिए, स्टीरॉयड हार्मोन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है स्टीरोल जो है। अब फिर ये क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है अब स्टीरोल कोलेस्ट्रॉल भी इसने बनाया और ये कोलेस्ट्रॉल इसने किसके तौर पर काम करेगा? एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करेगा। अब स्टीरोल्स का स्टीरॉयड हार्मोन बनाने का भी फंक्शन है और ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को बनाने के अंदर भी ये मदद देता है। ठीक है, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। अब ये क्या करेंगे? ये कोलेस्ट्रॉल जो है, जो अज़ाफ़ी कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या करेगा? ये इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, उनके अंदर उसके फंक्शन को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका ये फंक्शन होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे भी काम करती है। यानी कि सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और उसको सेमी परमेबल बनाना का काम फंक्शन किसका होता है? ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है। तो बेसिकली ये होता है लिपिड्स का फंक्शन किनके अंदर? हेटेरोट्रोफ्स के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। अगर प्रोटीन्स की हम बात करें तो प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो कौन सा है? एनिमल्स एंड मिल्क। अगर प्रोटीन की बात करें तो बेसिकली प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स एंड मिल्क, यानी कि एनिमल्स के मीट और मिल्क से हमें बहुत सी ज़्यादा प्रोटीन मिलती हैं। और उसके अलावा हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो उनके अंदर बीन्स
उसके अलावा पीज़ एंड नट्स, ये क्या है, मेजर सोर्स है किसका, प्रोटीन का। अब कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी कि अमाइनो एसिड बनाने के लिए कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे यानी कि जिनको हम हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकती, हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, हम बाहर से लेते हैं अमाइनो एसिड। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, और नॉन इसेंशियल को प्रिपेयर करने के लिए किसका फंक्शन प्ले होता है, प्रोटीन जो है वो अहम रोल प्ले करती है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।